जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर में हमने लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के होम असाइनमेंट के क्वेश्चन जो थे वो अटेम्प्ट करेंगे। फिर चैप्टर 3 के एमसीक्यूज को हम अटेम्प्ट करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि हमने बिजनेस लॉ की केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इससे पहले आपका केस स्टडी के साथ इंट्रोडक्शन तो करवाया गया है, यानी कुछ केस स्टडीज आपने रीड की होंगी, उसका एनालिसिस किया होगा। एनालिसिस करना हमने सीखा है, लेकिन उसको केस स्टडी को प्रेजेंट कैसे करना है ये भी तक हमने नहीं सीखा। तो आज के लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे चैप्टर 3 को कंप्लीट करने के बाद। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम जी क्वेश्चन 37, कमेंट ऑन एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड विद पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। आपको याद है वो अनसाउंड माइंड वाला क्वेश्चन हमारे रह गए थे। ठीक है, कल हमने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जो लिखा है कमेंट ऑन इनफोर्सेबिलिटी ऑन फॉलोइंग एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है? इसमें इनफोर्सेबल क्या बता, हाँ जी, ये बताना है कि एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। और चूंकि हमने वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा है कि वैलिड वो है जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है, और वाइड वो जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और वाइडेबल वो जो इनफोर्सेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे नहीं। तो इसीलिए कमेंट ऑन इनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स का मतलब ये है, हमने बताना है ये एग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही, हमने सिर्फ उसको कंक्लूजन नहीं देना बल्कि बेसिस ऑफ कंक्लूजन भी बतानी है। सिर्फ डिसीजन नहीं देना होता, हमने बेसिस ऑफ डिसीजंस भी बताने हैं। कह रहा है सलीम एग्री टू सेल प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 मिलियन फॉर ₹12 मिलियन। यहां तक अगर क्वेश्चन खत्म हो जाता, हम कहते कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है कि प्रॉब्लम क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कंसीडरेशन होना जरूरी है, उसका एडिक्वेट या इक्वल होना जरूरी नहीं है। 25 मिलियन की प्रॉपर्टी 1 मिलियन में भी बेच देता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, यहां तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। प्रॉब्लम किसमें है? His mother proved that he was an idiot by birth। ठीक है, डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं, इडियट, लुनेटिक, मैड। ठीक है, हमने इन अल्फाज के ऊपर नहीं जाना, हमने इसकी सेंस देखनी है कि ये सारे अल्फाज जितने भी ना, इडियट और लुनेटिक, स्पेसिफिक पर्सन, मैड, ये सारे अल्फाज ये शो कर रहे होते हैं कि इस बंदे की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को शो कर रहे होते हैं। आपने क्वेश्चन में ये देखना है, इस लफ्ज से अंदाजा नहीं लगाना। हालांकि उसने हमें कंसेप्ट समझाते हुए बताया है कि स्पेसिफिक पर्सन वो होता है जो हमेशा से ही अनसाउंड माइंड हो, और फिर एक लुनेटिक। लेकिन हमने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ये अंदाजा लगाना है एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो पर्सन साउंड माइंड था कि नहीं था। कह रहे हैं मदर प्रूव दैट ही वाज एन इडियट बाय बर्थ, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब बताइए इसका मतलब है एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी वो अनसाउंड माइंड था। अगर वो एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अनसाउंड माइंड था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड? वॉइड। क्लियर की प्रॉब्लम? बी, ए पेशेंट इन लुनेटिक अजाइलम। ठीक है, लुनेटिक अजाइलम, अजाइलम किसे? पागलखाना। लुनेटिक अजाइलम पागलखाने में है। Who is at intervals of sound mind, यानी उसके इंटरवल, एट इंटरवल का मतलब है वक्फे से। ठीक है, थोड़ा बहुत, वो साउंड माइंड का है। नॉर्मली कौन सा है? अनसाउंड माइंड। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बताइए वैलिड है कि नहीं? वैलिड नहीं है। जो पर्सन कभी साउंड माइंड कभी अनसाउंड माइंड होता है, उसका रूल क्या है? एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो साउंड माइंड था तो वो वैलिड है, और एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो अनसाउंड माइंड था फिर वो वॉइड है। तो यहाँ पे इनफोर्सेबिलिटी में क्या लिखेंगे? इफ करके, क्योंकि ये एट इंटरवल ये घूमता फिरता रहता है, कभी साउंड कभी अनसाउंड, कभी साउंड कभी अनसाउंड। तो देखना है हमने जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ
उस वक्त साउंड था कि अनसाउंड? अगर उस वक्त साउंड माइंड का था कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अनसाउंड था कॉन्ट्रैक्ट वाइड। सी ए सेन मैन, सेन मैन किसे कहते हैं? पागल इनसेन होता है, सेन अकलमंद, होशो हवास वाला। A sane man who is so delirious from fever or who is so drunk, उसे शदीद बुखार है या वो उसने नशा किया हुआ है, चर्स पी हुई है, he cannot understand terms of a contract or form a rational judgment as to its effect on his interest। वो इस कैफियत में है बुखार की वजह से या किसी नशे की वजह से, इस कैफियत में है कि वो नहीं समझ सकता ये कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा है, इनका मेरे ऊपर अच्छा ये मेरी फेवर में है कि मेरे अगेंस्ट में, समझ ही नहीं सकता। इसके साथ एग्रीमेंट किया। अब बताइए है ये नॉर्मल पर्सन? हाँ, अगर जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया उस वक्त ये डिलीरियस था, उसी वक्त था। अगर उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और अगर नॉर्मल हालत में कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर वो ड्रंक था या वो नशे में था, और नशे में था उसने या बुखार की कैफियत में था और उसने उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। अच्छा ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? हाँ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से बचना चाहता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट, कोर्ट नॉर्मली क्या अज्यूम करेगा कि साउंड है, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। कोर्ट की नॉर्मल प्रिजम्पशन क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहता है तो इसको साबित करना पड़ेगा कि मैं टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड था। समझ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड वाइड होना एक अलग चीज है, और बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी अगली चीज है, उसके बाद वाली चीज है। डी, सी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डी, फरहान इज ए लुनेटिक यूजुअली ऑफ साउंड माइंड एंड ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा अब उसने बता दिया, हमने लफ्ज से अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करनी कि लुनेटिक का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए पागल या कभी पागल कभी सही या ज्यादा सही, थोड़ा पागल थोड़ा सही ज्यादा पागल। इससे हमने अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया उसने, यूजुअली ऑफ साउंड माइंड एंड ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। कह रहे ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद साजिद, साजिद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड नाउ वांट्स टू सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है कैंसिल करना, रिसेंड करना, रिसेंड RESCIND, रिसेंड करना, कैंसिल। अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है ऑन ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस की बेस। अच्छा पहले तो मुझे बताइए कि ये जो एग्रीमेंट किया गया नॉर्मल प्रिजम्पशन कोर्ट की क्या होगी? ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? ये नॉर्मल प्रिजम्पशन क्या होगी? यानी नॉर्मली कोर्ट समझेगा कि भाई ये साउंड माइंड का है, क्योंकि यूजुअली ऑफ साउंड है, साउंड माइंड है, तो कोर्ट की नॉर्मल प्रिजम्पशन क्या होगी? साउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अब अगर ये सेट असाइड करना चाहता है तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा क्या कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड था। समझ आ रही बात की? नॉर्मली कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, ये पिक कर लिया पॉइंट आपने। यूजुअली साउंड माइंड है तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि ये साउंड है, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में साउंड था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और अगर इसे खत्म करना है बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर होगा कि साबित करे, क्या साबित करे कि कॉन्ट्रैक्ट के वक्त मैं ठीक था कि अनसाउंड था। अनसाउंड प्रूफ करना है, खत्म क्यों करना चाह रहा है? चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन, अगर ये आपने बता दिया इसका मतलब ये हुआ आपको कंसेप्ट अनसाउंड का समझ आ गया। इसको मार्क कर लीजिए ई को। डी और ई वैसे दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, इसका मतलब है कंसेप्ट पिक हो गया। आबिद इज ए लुनेटिक यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, occasionally of sound. He entered into contract with Sajid
and now wants to set aside a contract on ground of unsoundness of mind. ठीक है, अब बताइए कोर्ट की प्रिजम्पशन क्या होगी, एज्यूम क्या करेगा कोर्ट जब केस पर? कोर्ट कहेगा भाई यूजुअली ये अनसाउंड होता है, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये अनसाउंड ही था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन अगर दूसरी पार्टीज को इन्फोर्स करवाना चाहती है, कौन? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? साजिद के ऊपर। कि साजिद अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना चाहता है, उसे क्या साबित करना पड़ेगा? आबिद साउंड था एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ समझ आए? कोई प्रॉब्लम? ये डी और ई दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, खास इनमें से कोई सा भी एक आपने रिवीजन पर्पस के लिए प्रैक्टिस कर लेना है, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ लाजमी बताना है, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ के बगैर इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। जी अगर ये पता ना चले कि यूजुअली साउंड आंसर इक्वल इंटरवल है तो क्या किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा? देखिए अगर वो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना करे तो हम फिर नॉर्मली पार्टीज को साउंड माइंड ही अज्यूम करते हैं। अनसाउंड की तरफ उसने केस स्टडी को लेके जाना हो ना, क्वेश्चन में कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देता। ठीक है, अनसाउंड की तरफ से लेके जाना हो, कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देता। जी जी जी। हाँ, थ्योरी में ऊपर डेफिनेशन में लुनेटिक में लिखा हुआ नॉर्मली साउंड अनसाउंड ये, लेकिन जब वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे देना तो फिर हम वो डेफिनेशन वाला पार्ट अप्लाई नहीं करेंगे ना। याद रखिए एग्जाम में हमारी अंडरस्टैंडिंग नीचे होगी, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ऊपर होगी। अगर उसने स्पेसिफिकली किसी पार्टी के, अब देखिए दोनों के साथ उसने लुनेटिक का वर्ड यूज कर दिया, हालांकि डेफिनेशन में उसने हमें बताया था कि लुनेटिक का वर्ड यूजुअली ऑफ अनसाउंड के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे यूजुअली साउंड के लिए भी कर दिया। अब मुझे क्या उससे ये बताना चाहिए एग्जाम में, नहीं भाईजान आपने ये पार्ट डी में सही टर्म यूज नहीं की, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा, या जो वो उसने क्वेश्चन पूछा वो बता देना चाहिए, बता देना चाहिए। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। यानी एज भी उसकी 18 प्लस है और वो साउंड माइंड भी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सही कह रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कह रहा है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ पर्सन मे नॉट बी एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट मीटिंग द अबव कंडीशन। इन कंडीशन के बावजूद भी बताइए कि कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है, तो क्यों नहीं है? वो मेजर भी है, वो साउंड माइंड भी है। हाँ जी, अब वो किस तरफ लेके जा रहा है आपको? डिस्क्वालिफाइड। क्या सिर्फ हमें हेडिंग्स लिखनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है? 4 मार्क्स, याद रखें, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। सिर्फ हेडिंग लिखेंगे तो शायद आपको सिर्फ 2 नंबर मिल सके, तो आपको इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ थोड़ा अज्यूम करते हैं एक हेडिंग का 1 नंबर होगा, नहीं नहीं, हेडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखना। ठीक है, डिस्क्राइब के लफ्ज से भी हमें पता चल रहा है। आपको 3 अल्फाज बताए थे जिनका मतलब सिर्फ हेडिंग है, हेडिंग लिखना है। लिस्ट, आइडेंटिफाई, स्टेट, इनका मतलब क्या है? सिर्फ हेडिंग्स। बाकी जितने भी डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इनमें आपस में कोई फर्क नहीं होता, इनमें बिला वजह का फर्क करके कंफ्यूज करने की अपने आपको जरूरत नहीं है। 38 क्लियर जी? नेक्स्ट 39 क्या कह रहा है? कमेंट ऑन एनफोर्सबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, अच्छा एनफोर्सबिलिटी का मतलब क्या है? एनफोर्सबिलिटी ऑफ क्या बताना है? एनफोर्सबिलिटी वैलिड है, वॉइड है, या के अवॉइडेबल है। एनफोर्सबिलिटी का मतलब क्या है? क्या बताना है? क्या बताना है भाई? एनफोर्सबिलिटी का मतलब क्या, क्या बताना है? एनफोर्सबिलिटी में क्या बताना? अल्लाह के बंदे, मेरा भाई बता देना। इन्फोर्सेबल है कि नहीं, यानी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है, या वॉइडेबल है। पार्ट ए, इमरान एग्रीज टू बाय गुड्स फ्रॉम नरेंद्र, ए सिटीजन ऑफ कंट्री एट वार विद पाकिस्तान।
वॉइड है। अब ये जंग के दौरान में हुआ है तो ये तो बिल्कुल ही वॉइड है ना, इसका तो हैसियत, इसका तो सस्पेंड की बात करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल वॉइड। बी, एमिली ए डिप्लोमेट got a house on rent from Momin on behalf of the country to which she belongs. डिप्लोमेट, डिप्लोमेट कौन होते हैं? सिफारतकार, एम्बेसडर्स। एमिली एम्बेसडर है, उसने रेंट पे घर लिया मोमिन से, कहा अपने मुल्क से यहाँ पे डिप्लोमेट के तौर पे यहाँ पे घर चाहिए, और उसका रेंट पे नहीं किया। मोमिन सूड फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, मोमिन ने उसके खिलाफ केस कर दिया। क्या मोमिन भाई को रेंट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जब तक वो खुद ना अपने आप को सबमिट कर दे उसके खिलाफ केस फाइल नहीं हो सकता। डिप्लोमेट्स के साथ, एम्बेसडर्स के साथ वॉइडेबल नहीं करना, डिप्लोमेट के साथ, एम्बेसडर्स के साथ, सॉवरेन्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप उनके खिलाफ केस, वो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद अपने आप को सबमिट ना कर दे, कानून के हवाले ना कर दे। सी, वाजिद ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद साजिद टू सेल हिज लैंड। ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, ये तो सीधा सीधा, ये तो ड्यूरिंग वार वाला केस हो गया, इसमें तो सस्पेंड करने वाली बात करने की जरूरत तो नहीं है, कि है जरूरत, ये तो सीधा सीधा वाइड हो गया। ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट जो है कन्विक्टेड है। कौन सी वाली सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई होती है? आवाज सही नहीं आ रही थी, आवाज सही नहीं आ रही थी, आवाज सही नहीं आ रही थी, थोड़ी थोड़ी आ रही थी। आप बोलना शुरू कर दे। कौन बोलना शुरू कर, कौन बोल रहा था, कौन था? क्यों बोलना शुरू करते हैं भाई आप? क्यों? तो पहले वाला केस क्लियर हो गया आपको, निनिंद्रा सिटीजन ऑफ कंट्री एट वॉर, एलियन एनिमी, ये कौन सा केस है? वाइड। एमिली वाला, ये भी वाइड। रीजन क्या है? एम्बेसडर्स, सॉवरेन्स, वाजिद ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, इसकी क्या रीजन है? कन्विक्टेड, ये भी वाइड, तीनों वाइड हो गए। फोर्थ देखते हैं, ये शायद वैलिड हो। साजिद एन इंसॉल्वेंट प्रोमिसेस टू सेल हिज कार टू बाबर। अच्छा, इंसॉल्वेंट अपनी प्रॉपर्टी खुद सेल कर सकता है क्या? नहीं कर, कौन करेगा? असाइनी, उसका दूसरा नाम क्या है? रिसीवर, शाबाश, ठीक है, असाइनी या रिसीवर, इसे लिक्विडेटर भी कहते हैं। क्लियर जी? 39 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारे हो गए। एमसीक्यूज कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए? एमसीक्यूज हाथ उठाइए, कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं? क्यों नहीं अटेम्प्ट किया आपने? असाइनमेंट में नहीं थे क्या? क्यों नहीं अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट क्यों नहीं किए? असाइनमेंट, कल मैंने कहा था असाइनमेंट नहीं करनी, इतना बड़ा इल्जाम मेरे पे ना लगाए। एमसीक्यूज कल करेंगे, हाँ तो वो क्लास में कल होम असाइनमेंट तो थी ना, आपकी होम असाइनमेंट में लिखा नहीं हुआ था एमसीक्यूज, तो क्यों नहीं करके आए एमसीक्यूज? किसने करने हैं? छोटे भाई ने करने हैं क्या? किसने करने हैं? तो क्यों नहीं किए? कब करने हैं? पेपर के बाद करेंगे। कब करेंगे? क्यों नहीं किए आपने एमसीक्यूज? नाराज हो जाएंगे एमसीक्यूज, फिर नहीं आएंगे, फिर पेपर में आपको मिलेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ये अजीबोगरीब सवाल कैसा है, इसको कैसे सॉल्व करना। एमसीक्यूज क्यों नहीं किए? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? आपने असाइनमेंट किया? शाबाश, असाइनमेंट किया भाई ने? किधर है, दिखाओ असाइनमेंट, चेक करें किधर असाइनमेंट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से हमने क्वेश्चन सारे उठाए हैं एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी हैं। पास्ट पेपर के क्वेश्चन कहाँ हैं? वॉल्यूम 2 में।
अब आपके जब चैप्टर 4 पे पहुंचेंगे ना, आपकी वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगी, जेहन में रखिएगा, ठीक है। बल्कि आज की असाइनमेंट में था वॉल्यूम 2 का भी क्वेश्चन दिया आपको, है ना, क्वेश्चन 9 था, उसकी डिस्कशन आपको एलएमएस के ऊपर अलग से शेयर की जाएगी। वॉल्यूम 2 के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी डिस्कशन एलएमएस के ऊपर अलग से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फर्स्ट, voidable contract is voidable at the option of both parties, one party, none of the parties, agreed party। agreed party कौन सी होती है? अच्छा, अब जरा बताइएगा, सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, आपने बताना है इसमें agreed party कौन सी है। ए ने एग्रीमेंट किया बी को गुड्स प्रोवाइड करेगा, ड्यू डेट पे ए ने गुड्स प्रोवाइड नहीं की, एग्रीड पार्टी कौन है? बी। शाबाश। ए ने गुड्स प्रोवाइड कर दी, बी ने पेमेंट नहीं की। ए गुड्स प्रोवाइड करने के लिए गया, बी ने कहा मैं नहीं रिसीव करता, भाग जाओ। हाँ, ए, ठीक है। इस तरह आपने कभी पार्टी ए एग्रीड होगी, कभी पार्टी बी एग्रीड होगी। आपको क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से, फैक्ट से अंदाजा लगाना होगा, लगा लेंगे अंदाजा। नेक्स्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, अच्छा सॉरी ये हो गया। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, एमसीक्यूज के अंदर ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये थोड़ा सा ना गूंज रही आवाज कम कर दीजिएगा। हाँ, वो साइड, इस साइड में कोई बढ़ रहा है। क्वेश्चन के अंदर ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इन, ये अल्फाज क्रिटिकल हैं, इसलिए कि ये आपको बताते हैं आपने कौन से वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस यही हो, अगर कहे कि करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो तो हमारी चॉइस कुछ और होगी, और अगर कहे इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो हमारी चॉइस कुछ और होगी। और थोड़ा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एग्जामिनर को पता है कि माइंड जो है ना हमारा, वो राइट डायरेक्शन में सोचता है, सीधी सिंपल डायरेक्शन में, इसीलिए वो ज्यादातर कोशिश करता है घुमा के क्वेश्चन पूछे। यानी अगर सेम क्वेश्चन कंसेप्ट को टेस्ट करें ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो 80% स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन दे दे। और अगर इसी क्वेश्चन को कह दे, इस तरह सेट करे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स, इज इनकरेक्ट, तो फिर शायद 50% करेक्ट ऑप्शन दे। क्योंकि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल सिर्फ एक छोटे से चेंज की वजह से बढ़ जाता है, कि वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनडायरेक्टली। इसलिए क्वेश्चन के अंदर ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, एक क्लियरली इसको नोट करके फिर आपने ऑप्शंस को पढ़ना है। तो हमने किस ऑप्शन को ढूंढना है? ये तो सीधी ऑप्शन ट्रू, यानी सही को सेलेक्ट करना है। वाइड एग्रीमेंट्स एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर वन एंड द सेम? नहीं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले कभी ना कभी वैलिड था, बाद में सब्सिक्वेंट इलीगल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, वाइड हो गया। और वाइड एग्रीमेंट कौन सा होता है? जो पहले दिन से ही नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, जो पहले दिन से ही नॉट इन्फोर्सेबल बाय, इसे वाइड एब इनिशियो भी कहते हैं। जैसे एग्रीमेंट ही किसी इलीगल चीज का किया, जिस वक्त एग्रीमेंट किया जा रहा था उस वक्त ही वो चीज इलीगल या इम्पॉसिबल थी, तो इसको हम वाइड एग्रीमेंट बोलेंगे कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ठीक है। इसके लिए एक दूसरा लफ्ज क्या होता है? वाइड एब इनिशियो। एब का मतलब होता है फ्रॉम, इनिशियो का मतलब होता है इनिशियल स्टेज से, फ्रॉम स्टार्ट, वाइड फ्रॉम स्टार्ट। फिर कह रहे वाइड एग्रीमेंट्स क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। नहीं, वाइड एग्रीमेंट पे तो कोई पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकती, ये भी गलत। वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन वैलिड अंटिल दे आर डिक्लेयर्ड वाइड। हाँ जी, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं जब तक के उन्हें वाइड डिक्लेयर, और वाइड डिक्लेयर जाहिर है किसी मसले की वजह से किया जाएगा, सब्सिक्वेंट इलीगल, इम्पॉसिबिलिटी या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो सी करेक्ट ऑप्शन है। डी भी पढ़ लेते, ये क्यों गलत है? ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन वाइड एग्रीमेंट विल बी वैलिड। ना ना ना, ये ध्यान में रखिएगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड है ना, उसके साथ जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा वो मे भी वैलिड हो, मे भी वाइड,
लेकिन वाइड एग्रीमेंट के साथ जो दूसरी ट्रांजैक्शन होगी ना वो भी वाइड होगी। वाइड ट्रांजैक्शन के साथ एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिंक किया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ा किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो जाएगा वाइड हो जाएगा। ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन वाइड एग्रीमेंट विल बी वैलिड, क्या वैलिड होगी? नहीं। जी जी हाँ, ये वही बिल्डिंग वाली एग्जांपल दी थी ना आपको, ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एक बिल्डिंग वैलिड है, उसके ऊपर इलीगल पार्ट आपने अगर इंस्टॉल किया तो लॉ क्या कहता है कि पहले वाला एग्रीमेंट वैलिड, दूसरे वाला वाइड। और अगर पहले वाला ही इलीगल हो दूसरे वाला भी, ये उसी के ऊपर बेस कर रहा है, ये डी में उसी ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई सेकंड में? सी। थर्ड, वाइड एग्रीमेंट्स कैन बी इन्फोर्स्ड, क्या वाइड एग्रीमेंट इन्फोर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बाय वन ऑफ द पार्टी नो, बाय एग्रीड पार्टी नो, बाय नन ऑफ द पार्टीज, ये कोई भी नहीं इन्फोर्स कर सकते। बाय द पार्टी इंटाइटल्ड टू डू सो। 4, an agreement to be enforced in the court must have legal enforceability, होनी चाहिए बिल्कुल। म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन पार्टीज, यस। लॉफुल कंसीडरेशन, ए भी ठीक, बी भी ठीक, सी भी ठीक, किसको सेलेक्ट करें? जिसको मर्जी कर लें? नहीं नहीं, डी को। जब ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो किसी को नहीं सेलेक्ट करना, बल्कि डी को सेलेक्ट करना, जो कि क्या होगी? ऑल ऑफ इट। 4. Next 5. An agreement is a voidable contract when it is enforceable if certain conditions are fulfilled. No. Enforceable by law at the option of aggrieved party. Yes. Enforceable by both the parties. नहीं, वो तो नॉर्मल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, जो इन्फोर्सेबल बाय बोथ पार्टीज हो। तो जो इन्फोर्सेबल बाय वन पार्टी होता है वो वाइड, जो इन्फोर्सेबल कोई भी पार्टी इन्फोर्सेबल बाय नन है, बाय नन वाइड, इन्फोर्सेबल बाय वन वाइड, और इन्फोर्सेबल बाय बोथ वैलिड। अच्छा, ये एडिशन आपको बता दूं, उसने लिखा है इन्फोर्सेबल इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर वो शरायत पूरी हो तो फिर उन्हें पूरा किया जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, कंडीशंस भी अटैच की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, उसका नाम कुछ और है, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, वो बाद में पढ़ेंगे। एक तो होता है ना ऑफर के साथ कंडीशन अटैच करना, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी के साथ कंडीशन, में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। 6, ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी वॉइड एज ओरिजिनली एंटर्ड इनटू। नहीं, वो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड बोल रहा है उसने, अब स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के दरमियान में फर्क हमसे पूछ रहा है। नॉर्मली केस स्टडीज में के दौरान में मैंने आपको क्या कहा हुआ है, आप केस स्टडीज को अटेम्प्ट करते हुए, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जब तक क्लियरली खुद से ना पूछे आपने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को सेम इंटरचेंजेबल यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब स्पेसिफिकली किसी एमसीक्यूज में या रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के फर्क को, फिर हमने उसे ये फर्क बताना है, वरना जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में बी वाइड एज ओरिजिनली एंटर्ड इनटू। ओरिजिनली एंटर्ड वाइड होता ना, ओरिजिनली यानी पहले फर्स्ट डेट से, उसके लिए वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज ही ना होता। मे बिकम वाइड सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन, बाद में वाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल। अच्छा, सी और डी भी पूछ लेते हैं। कैन नॉट बिकम वाइड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक दफा वैलिड हो जाए बाद में वाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल। और मे बिकम वाइड एट द विल ऑफ ए पार्टी, नहीं, वो रेगुलर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी, वो तो फिर वाइडेबल होता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट बाय एन इडियट इज, इडियट यानी जो कि अनसाउंड माइंड का, परमानेंटली अनसाउंड माइंड है, परमानेंटली, उसके साथ एग्रीमेंट का स्टेटस क्या होता है? वाइडेबल, इन्फोर्सेबल, इनवैलिड या वाइड एब इनिशियो? वाइड एब इनिशियो ज्यादा बेहतर लफ्ज है, वैसे तो इनवैलिड भी ठीक है, लेकिन वाइड एब इनिशियो
ज्यादा बेहतर लफ्ज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहे एन एग्रीमेंट मेड विद ए माइनर इज void, void ab initio against him, voidable या अनइंफोर्सेबल? क्या है? void ab initio, void ab initio against him। हाँ जी, उसके अगेंस्ट में ये void है। यहाँ पे void ab initio, हाँ स्टार्ट से ही void है, लेकिन उसके खिलाफ against him का लफ्ज अहम है। against him का लफ्ज अहम है। इससे हमें पता चल रहा है कि अगर माइनर इन्फोर्स करवाना चाहे तो माइनर इन्फोर्स करवा सकता है। ठीक है, माइनर इन्फोर्स करवाना चाहे वो करवा सकता है। नेक्स्ट 9, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी। 9 ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड इफ ही इज मेंटली फिट फॉर मेकिंग डिसीजंस, he is capable of understanding context and forming rational judgment, Yes, sir. he has been declared as of sound mind by doctor, he can make contract and can obtain benefit। अच्छा, बजाहिर लगता है सारी ही ऑप्शंस ठीक हैं, साउंड माइंड की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन हमने आंसर कर देना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको साउंड माइंड बोलता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डेफिनेशन में किसको साउंड माइंड कहा? कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टर्म्स को एंड फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट अबाउट इट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक साउंड माइंड का पर्सन कौन होता है? बी। नेक्स्ट contractual capacity of person is affected by age, soundness, law या all of the above। एज में उसका इशारा माइनर होने की तरफ है, साउंडनेस का इशारा अनसाउंड, बाय लॉ टू विच ही सब्जेक्ट में उसका पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। 11 ए पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। कभी कभार अनसाउंड माइंड का है, लेकिन नॉर्मली कभी ये नॉर्मली अनसाउंड, यूजुअली ऑफ अनसाउंड, नॉर्मली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ, कभी कभार ठीक हो जाता है। ही मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जो नॉर्मली अपने होशो-हवास में नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो जाए थोड़ी देर के लिए भी, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही। बाकी देखते हैं क्यों गलत है। he may not make a contract even when he is of sound mind, गलत। he cannot enter into a contract at all, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये भी गलत। none of the above, नहीं नहीं नहीं, एक ठीक है। कौन सी वाली ऑप्शन ठीक है? ए। 12 any lawful act will constitute consideration if it is done at the desire of third party, voluntarily या at the desire of promisee। हाँ, कंसीडरेशन तभी वैलिड समझी जाएगी जब प्रोमिसी के कहने पे प्रोवाइड की जाएगी। वॉलंटरी कंसीडरेशन वैलिड कंसीडरेशन नहीं होती। याद है वो डूबने वाले को बचाया, आग लगी बचाया, वो वॉलंटरी कंसीडरेशन समझी जाती है, वो वैलिड नहीं होती। हाँ, अगर बचने के बाद वो पार्टी कह दे कि मैं आपको प्राइस पे करूंगी, तो फिर उस सूरत में वो लायबिलिटी बन जाती है। उस सूरत में फिर हालांकि पहले पे अदा नहीं करने थे, अब ला कहता है पास्ट कंसीडरेशन इज वैलिड। तो 12 में करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ये अच्छा क्वेश्चन था इनमें से, इसको मार्क कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। कंसीडरेशन इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड मस्ट बी एडिक्वेट, नीड नॉट बी एडिक्वेट, मस्ट बी इक्वल इन टर्म्स, मस्ट बी इनइक्वल टू प्रॉमिस। यहां पे देखिए दोनों सेम है, इनइक्वल या नॉट एडिक्वेट सेम ही है, लेकिन फर्क है मस्ट का। इससे हमें ये कंसेप्ट मिल रहा है कि हमेशा उसका अनइक्वल होना जरूरी है, इनइक्वल होना जरूरी है हमेशा, जबकि लॉ कहता है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो बी ऑप्शन बेहतर है डी से, क्योंकि बी में दोनों कंसेप्ट मिल रहे हैं कि कंसीडरेशन इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर? इसमें की प्रॉब्लम? 14 एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसीडरेशन
will be valid if it fulfills following condition. राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप. ए भी वैलिड कंडीशन है, बी भी, सी भी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ऑल ऑफ द अबव. 15 consideration which is moved simultaneously with the promise is known as present consideration. इंस्टेंट कंसीडरेशन कोई टाइप है ही नहीं कंसीडरेशन की कॉन्ट्रैक्ट में. 16 which of the following statement is true? Consideration must always be given by the promisor. या थर्ड पार्टी भी दे सकती है. हाँ जी, थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन करेगी एट डिजायर ऑफ प्रोमिसिंग. एट डिजायर ऑफ प्रोमिसिंग. Consideration must be given by third party on behalf of promisor. Must be given by third party. Yeah, maybe. Consideration must be given by the agent of promisor. Consideration may be given by promisor or any other person on his behalf. ना तो ये लाजमी है कि प्रोमिसर खुद कंसीडरेशन प्रोवाइड करे, ना ये लाजमी है कि प्रोमिसर का एजेंट कंसीडरेशन प्रोवाइड करे. ठीक है, प्रोमिसर खुद भी कर सकता है और उसका एजेंट भी. 17 agreement made without consideration is void. Simple. Akram makes an agreement for buying raw material from Bilal on 1st January. The raw material is to be supplied by Bilal on 20th January and payment is to be made by Akram on 50th March. What is the legal status of this contract? This contract is not valid as consideration has not been supplied. नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाता है, कंसीडरेशन तो बाद में रिसीव होती रहेंगी. कंसीडरेशन जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही पे की जाती है, रिसीव की जाती है, वो तो होती रहेंगी बाद में. कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त पार्टीज एग्री कर लें, याद रखें, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है. एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन पे करना लाजमी नहीं होता, बाद में भी हो सकती है. तो ये ऑप्शन तो गलत होगी. बी, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज कंसीडरेशन इज प्रेजेंट कंसीडरेशन. इसमें आधी बात ठीक है, आधी गलत. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो है लेकिन कंसीडरेशन प्रेजेंट नहीं है. कौन सी कंसीडरेशन है? फ्यूचर. इसलिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहे. सी, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज पास्ट कंसीडरेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. ये भी गलत. और डी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज कंसीडरेशन इज फ्यूचर कंसीडरेशन. ये ऑप्शन ठीक है. अच्छा, इस एमसीक्यू को भी मार्क कर लीजिए. ये मैं इस वजह से नहीं करवा रहा कि इसमें कंसेप्ट अच्छा उसने टेस्ट किया, ये रीजन नहीं है. कंसेप्ट इजी है, डिफिकल्टी लेवल लो है. मार्क इसलिए करवाया कि ये एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन है. आप अगर ये पास पेपर में एमसीक्यू जो आईकैप टेस्ट करता है ये देखेंगे ना, तो आईकैप ने अपने ऑप्शंस जो दिए होते हैं, स्ट्रक्चर किया होता है ना ऑप्शन, उसे नॉर्मली दो हिस्सों में डिवाइड करता है. पहले हिस्से में डिसीजन, देखिए ये दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये वाला हिस्सा डिसीजन है. ये वाला इस ऑप्शन के दो हिस्से हैं. ये वाला हिस्सा कहलाता है डिसीजन, जिसे बताता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं. और ये एज कंसीडरेशन इज फ्यूचर कंसीडरेशन, यहां से यहां तक ये है बेसिस ऑफ डिसीजन. रीजनिंग, उसकी रीजन क्या है, यहां देखिए ऊपर भी उसने इसी तरीके से स्ट्रक्चर किया है. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, ये उसका डिसीजन है. एज कंसीडरेशन हैज नॉट बीन सप्लाइड, ये क्या है, ये क्या है, बेसिस ऑफ डिसीजन का रीजन कि क्यों मैं इसको वैलिड या वॉइड करार दे रहा हूं. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, क्या है ये, डिसीजन. एज कंसीडरेशन इज प्रेजेंट कंसीडरेशन, बेसिस ऑफ डिसीजन. This contract is not valid because past consideration not recognized by law, basis of decision. हमने याद रखे, कभी किसी ऑप्शन में डिसीजन ठीक होगा तो बेसिस ऑफ डिसीजन गलत है, किसी में बेसिस ऑफ डिसीजन ठीक होगी तो डिसीजन गलत है, किसी में दोनों गलत होंगी, किसी में दोनों ठीक होंगी. हमने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसमें दोनों ठीक हो, डिसीजन भी और बेसिस. और ये ध्यान में रखिएगा
इसी स्टाइल में आई कैप एमसीक्यूज को ड्राफ्ट करता है। आई कैप एग्जाम में इसी स्टाइल में ड्राफ्ट करेगा, यानी आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करेगा और फिर बताएगा बताओ ये वैलिड है कि नहीं, और आगे रीजनिंग भी दी होगी। स्ट्रक्चर समझ रहे हैं इसका? तो हमने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जिसमें डिसीजन ठीक होगा, वो कि जिसमें बेसिस ऑफ डिसीजन ठीक होगी? दोनों ठीक होगी वो, शाबाश। इसमें डी जैसे, इसको मार्क कर लें स्ट्रक्चर के हवाले से कि ये ड्राफ्टिंग उसकी इस तरीके से होती है। 19 a promise to compensate wholly or in part a person who has voluntarily done something for the promiser। क्या है? इन्फोर्सेबल है, क्योंकि पहले चाहे वॉलंटरी कंसिडरेशन थी उस वक्त इन्फोर्सेबल नहीं था, अब जब प्रॉमिस कर दिया अब इन्फोर्सेबल है। 20 it is not necessary that in valid contract consideration must be lawful। ये necessary है कि नहीं? necessary है भाई। object must be lawful, ये भी necessary। both of these must be lawful, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन आ गया। any one of these may be lawful, नहीं, दोनों का होना जरूरी, कंसिडरेशन भी ऑब्जेक्ट भी। अब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, बस जल्दी से चलते चलते छोटी सी मिसाल से मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, लेकिन इससे फर्क कोई भी नहीं पड़ता। एक कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये एग्जांपल मैं बताई पहले क्लास में। ऑब्जेक्ट लॉफुल, देखें भाईजान को मैंने 10,000 रुपए किसी को देना, ये लॉफुल है कि अनलॉफुल है? लॉफुल है, कोई प्रॉब्लम। 10,000 दिए भाईजान, ये 10,000 लीजिए, इस भाईजान की ठुकाई कर दीजिए। कंसिडरेशन लॉफुल, ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल। दोनों लॉफुल होना जरूरी है, गलत। दूसरी ऑप्शन सुनिए, भाईजान से, भाईजान हमारी फैक्ट्री में अकाउंटेंट की जगह खाली है, आप आएंगे क्या? उन्होंने कहा सर तनख्वाह क्या मिलेगी? मैं कहा आधा किलो चर्स मिलेगी हर महीने। अब देखें ऑब्जेक्ट लीगल है, ऑब्जेक्ट लीगल है, लेकिन जो कंसिडरेशन दे रहा हूं वो अनलॉफुल है। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों का लॉफुल होना जरूरी है, एक भी अनलॉफुल तो कॉन्ट्रैक्ट। अब चूंकि दोनों में से एक भी अनलॉफुल हो जाए तो इसलिए हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि जो लॉफुल हुआ ये कंसिडरेशन थी कि ऑब्जेक्ट था। हमें कॉन्ट्रैक्ट के केस क्वेश्चन के अंदर उसने किसी चीज को भी अनलॉफुल दे दिया ना, हमने फौरन से कहना कॉन्ट्रैक्ट फारग है। आगे ये बताने की जरूरत नहीं कि कंसिडरेशन है कि ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके ऊपर अब आपने आज के बाद नहीं सोचना। कोई आपसे पूछे कंसिडरेशन में और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, आपने कहना इससे क्या फर्क पड़ता है? जब दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, इलीगल हो तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कंसिडरेशन अनलॉफुल है या कि ऑब्जेक्ट? भाई 20 क्लियर हो गया? 21 एन एग्रीमेंट इज इमोरल इफ कोर्ट रिगार्ड। अब अगेन देखिए, लोग जो सोसाइटी समझती है वो भी तो इमोरल ही होता है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक आंसर करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कोर्ट रिगार्ड इमोरल। सोसाइटी पीपल या बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी खुद से नहीं हमने इवैल्यूएट करना, खुद से डिसाइड, सोसाइटी डिसाइड नहीं करेगी, लोग डिसाइड नहीं करेंगे क्या इमोरल है। कॉन्ट्रैक्ट की इनफोर्सेबिलिटी के ऊपर जब डिसीजन आएगा क्या चीज मोरल है क्या नहीं, वो डिसाइड करेगा। 22 the contract to be legally valid must contain lawful object which includes it is not forbidden by law, yes, it is not defeating the provision of law, हाँ बिल्कुल तभी lawful होगा, ये भी ठीक है, it is not fraudulent, ये भी ठीक है, यानी लॉफुल होगा अगर ये सारी कंडीशंस पूरी करता है तो। Mr. A, in consideration of rupees 100,000 from Mr. B, agrees to publish defamatory material against Mr. Talal, a famous lawyer, in order to damage his goodwill and reputation. अब ये बताइए ये कौन से वाला एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट कौन सी टाइप में था ये? इंजरी। हाँ, किसी को इंजरी प्रोवाइड का एग्रीमेंट करना वैलिड है या वाइड है? This agreement is void because it is fraudulent, it is immoral and against public policy. Yeah, it involves injury to person. It defeats the provision of law. नहीं, C option correct है।
Next 24. Mr. P had advanced money to Mrs. D, a married woman, to enable her to obtain divorce from her husband. Mrs. D agreed that as soon as she gets divorced, she will marry Mr. P. What is the legal status of this agreement? This agreement is valid as marriage is a lawful contract. नहीं नहीं, वो तो पहले होता, ठीक है. मैरिड पर्सन के साथ एग्रीमेंट टू मैरी लॉफुल नहीं है. दिस एग्रीमेंट इज वैलिड एज दिस इज मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. ये भी रीजन. दिस एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज इट इज ए मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट. मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट में, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, वो जो रिश्ते करवाने वाले होते हैं. जब दो पार्टीज डायरेक्टली एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करें ना, याद रखें, वो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट नहीं होता. मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट में ब्रोकर होना जरूरी है. ब्रोकर नहीं है तो वो मैरिज एग्रीमेंट तो हो सकता है, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट नहीं हो सकता. तो ये मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट नहीं है, उसमें तो ब्रोकर होना चाहिए. अच्छा, दिस एग्रीमेंट इज वाइड ऑन अकाउंट ऑफ इमोरलिटी. बिल्कुल, ये तो उसने हमें एग्जांपल भी दी थी. यहाँ पे अगेन चेक कीजिए कि उसने इस क्वेश्चन को भी जो स्ट्रक्चर बनाया है इसका आई कैप के स्टाइल में बनाया है. समझ रहे हैं? हर ऑप्शन के दो हिस्से. पहले हिस्से में बता रहा है एग्रीमेंट वैलिड, वैलिड के वॉइड, और दूसरे हिस्से में उसकी रीजनिंग, उसकी रीजनिंग. भाई सी भी तो वॉइड था, ये क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि इसमें डिसीजन तो ठीक था, बेसिस ऑफ डिसीजन ठीक नहीं थे. हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसमें डिसीजन भी ठीक हो. क्लियर जी? इसके साथ ही चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया और आज आपका टेस्ट भी है, आपको पता है. चलिए गुड. लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म करते हैं. केस स्टडी नहीं सीख के जानी आज आपने. लेक्चर का ये चलिए, हाँ ठीक. आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं. अल्लाह हाफिज.